हेलो बच्चों। आज मैं आपको शिक्षक निदेशालय की तरफ से जो आपको कक्षा 9वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र मिला है, 2 अभ्यास प्रश्न पत्र आए हैं। ठीक है, तो आज हम अपना फर्स्ट वाला स्टार्ट करने वाले हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या है ये पूरा जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है कि किस पैटर्न पे है, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार टर्म 1 में आपके पास एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना होगा, वही आने वाले हैं। तो ये टोटल जो आपके पास पेपर आएगा ना, ये 40 मार्क्स का पेपर आएगा और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा, ये 90 मिनट्स का पेपर होगा। इसका मतलब 90 मिनट में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ हमारे को इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, मतलब बता रखा है कि पेपर कैसे है। नीचे जो क्वेश्चन पेपर दिया है वो किस तरीके से। देखो, क्वेश्चन पेपर में आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि 3 सेक्शंस में बटे हुए हैं आपके पास। सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है और एक सेक्शन सी है। मतलब खंड ए, खंड बी और खंड सी है ये। ठीक है, तीनों में इस सेक्शन में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें 20 मिलेंगे और इसमें 10 मिलेंगे। लेकिन आपको 20 के 20 नहीं करने हैं, आपको 20 में से कोई से भी 16 करने हैं। अब वो आपकी मर्जी, आप कोई से भी 16 कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस के बीच में चॉइस नहीं है। ओवरऑल आपको खंड में चॉइस दे रखी है, तो 20 में से आप कोई से भी 16 कीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो खंड बी है ना, उसमें भी आपको 20 ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उसमें से भी आपको कोई से भी 16 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ऐसे ही जो आपके पास खंड सी है ना, वो आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन है। पता है ना आप लोगों को कि इस बार केस स्टडी भी आने वाली है, तो वो केस स्टडी के क्वेश्चन है। टोटल उसमें 10 क्वेश्चंस हैं। एक केस स्टडी में 5 और दूसरी केस स्टडी में 5। लेकिन आपको 10 के 10 नहीं करने हैं, आपको कोई से भी 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो कुल मिला के आपको क्वेश्चंस कितने करने हैं, देखो 16 यहाँ करने हैं, 16 यहाँ करने हैं और 8 यहाँ करने हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चंस करने हैं। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क ईच है, तो बन गए 40 मार्क्स। 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स का ही पेपर। ठीक है, साथ साथ अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो ना, तो आपके उसके नंबर नहीं कटेंगे, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कई पेपरों में ऐसा होता है कि अगर हम गलत क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसके भी नंबर कट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर भी दोगे ना, तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, मिलेंगे नहीं नंबर, पर कटेंगे भी नहीं। तो इसका मतलब है आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, 40 के 40 क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है। तो यही सब कुछ आपको यहाँ लिखा हुआ है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब एक बार पेपर देख लें, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर आया है। हम यहाँ पर हिंदी मीडियम में इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो खंड ए ये रहा, जिसमें आपके पास पूरे 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कोई से भी 16 करने हैं। ठीक है, देन खंड बी आपके पास देखो ये ना, फिर इसमें अगेन आपको 20 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं और आपको करने कितने क्वेश्चन है, कुल 16 क्वेश्चन, कोई से भी 16 करो आप। ठीक है ना, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं ना, आप उन्हें ही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद खंड सी ये रहा, ये केस स्टडी क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आपको टोटल कितने 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आपको करने कितने क्वेश्चंस है, लेकिन आपको सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल हो गए 15 क्वेश्चन, 50, आपको करने कितने क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं, हम आज की क्लास में ना अपना सेक्शन ए, खंड ए कंप्लीट कर लेते हैं 20 क्वेश्चंस का। हम तो 20 क्वेश्चंस ही समझेंगे, आप एग्जाम में कोई से भी 16 करके आना जब इस पैटर्न पे पेपर आएगा तो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक प्रतिवर्ती कोण वह है। तो प्रतिवर्ती कोण कौन सा कोण होता है, जो 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है ना। तो देख लो, जिसका कोण 180 से अधिक और 360 से कम हो, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास सी आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगी, ये प्रैक्टिस पेपर तो आपका आया ही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। इसके साथ साथ आपको मार्किंग स्कीम भी मिली है। मार्किंग स्कीम का मतलब है, यहाँ हर क्वेश्चन के आंसर आपको दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप ये पेपर खुद करना चाहो ना, तो आप तब भी कर सकते हो और आंसर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी फर्स्ट वाले का आंसर सी निकाला, तो देखो यहाँ पर सी है ये ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, हम भी इसके साथ साथ चेक करते रहेंगे अपने आंसर। सेकंड में आपसे कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, आपको एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2 1 3। अब परिमाप दे रखा है कितना, 24। कह रहे हैं त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होगी। तो बताओ फिर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखो, जब भी अनुपात में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें x मान लेते हैं। और परिमाप दे रखा है वो तो हमें पता ही है, सारी भुजाओं का योग होता है परिमाप का सूत्र। तो मैं ये लिख सकती हूँ ना फिर 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 1x प्लस 3x। अनुपात में है तो मैंने x मान लिया, तो 24 इज इक्वल टू 6x। यहाँ से मैंने x का मान निकाला, तो 24 अपॉन में 6 कितना आ गया, 4 आ गया।
ठीक है ना। अब देखो सबसे बड़ी अनुपात तो यही है 3, तो 3x था ना, तो इसका मतलब 3 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर सी आ जाएगा। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर, चेक कर लें एक बार आंसर, तो ये रहा आंसर आपके पास सी। ठीक है, चलिए थर्ड वाला करते हैं हम यहाँ पर। थर्ड वाले में आपसे क्या कह रहे हैं, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल डैश है। बताओ अगर आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ इसका क्या करते हो गुणनफल करते हो तो क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, अगर हम एक उदाहरण लें, एक परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं, इनका जब हम गुणनफल करेंगे तो 2√2 ही तो आएगा, और ये क्या है अपरिमेय ही तो है, तो इसका मतलब हमेशा इरेशनल आएगा, हमेशा। ठीक है, एक बार आंसर चेक करते हैं। चलो यहाँ पर आपको आंसर डी दे रखा है, वैसे आंसर सी आना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं है जब हम उसका गुणनफल करें तो परिमेय भी आ जाए और अपरिमेय भी आ जाए, ये नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर यहाँ सी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है यहाँ इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 10:8 देन द एंगल्स आर। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें तो अगर दो पूरक कोणों का अनुपात 10:8 है तो वह कोण होंगे। देखो पूरक कोण तो वो कोण होते हैं ना जिन दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। अब यहाँ पर वो दोनों कोण अनुपात में दे रखे हैं, और जब भी अनुपात में देते हैं तो हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि 10x + 8x जो है वो किसके बराबर है 90 डिग्री का। इसका मतलब 18x = 90। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 90 को 18 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो आएगा आपके पास 5। अब यहाँ पर आप 10x था तो 10 इंटू 5 कर लो 50, और 8x था 8 इंटू 5 कर लो 40, तो दोनों कोण आपके निकल गए 50 और 40। तो ये रहा आपका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ए ही आंसर है, बिल्कुल इसका आंसर ए ही है। ठीक है ना, चलिए सी वाला नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय। तो देखो अपरिमेय संख्याएं तो वो संख्याएं होती है ना जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी रूट से बाहर निकल लिए 2/3। इसको ध्यान से देखो तो ये यहाँ जब आप कट करोगे तो 4 आएगा, और √4 भी बाहर निकल रहा है 2, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4। 81 भी बाहर निकल रहा है 9 बन के, सिर्फ एक √5 रह गया जो बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि 5 जो है वो किसी का भी जो है वो वर्ग नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी है। चेक कर लेते हैं, इसका आंसर सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है निम्न में से कौन सी त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 7 जो त्रिभुज था हमारे पास, ये चैप्टर हमने पूरा कर रखा है। चैप्टर पूरा चैनल पे अपलोड है, लिंक उसकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस चैप्टर में हमने जाना था कि जो सर्वांग समता की कसौटी होती है वो 4 होती है। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सी नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो SSA ये कसौटी नहीं होती, बाकी तीनों ही कसौटी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर हम अपना आंसर क्रॉस चेक करें तो वो हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है और परिमाप 42 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हीरोन्स का सूत्र चैप्टर नंबर 12, ये चैप्टर भी हम अपना कर चुके हैं एनसीईआरटी से। चैप्टर पूरा चैनल पे अपलोड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दे रखी है, परिमाप दे रखा है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए तो मुझे पहले तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, क्षेत्रफल तो तभी निकलेगा ना। तो कैसे निकालें, तो जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है। तो 18 + 10 + c ले लेते हैं, तीसरी भुजा नहीं पता, तो 42 बराबर कितना आ जाएगा 28 + c। तो c कितना आ जाएगा 28। 42 में से क्या करती हूँ मैं 28 को माइनस कर देती हूँ, और जब मैं माइनस करूंगी तो कितना आंसर आने वाला है 14। अब अर्ध परिमाप मतलब s तो निकालना ही पड़ेगा, तो 42/2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 21। अब अगर हम अपना क्षेत्रफल देखें तो वो क्या होता है हमारे पास सूत्र s - a s - b और s - c, और ये पूरा अंडर रूट में होता है। s की जगह 21, 21 - 18 a को माना था, 21 - b 10 को माना था, 21 - c हमने खुद निकाला है। ठीक है ना यहाँ तक, तो यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 7। अब आप ध्यान से देखो 3 × 7 भी तो 21 ही होता है, एक 21 पहले से यहाँ है तो दो 21 हो गए, उसको निकाल दो रूट से बाहर, अंदर लिख दो 11, तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, क्रॉस चेक करें, ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC और PQR में AB जो है वो AC के बराबर है, C जो कोण C जो है वो कोण P के बराबर है।
कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है। तो दो त्रिभुज क्या होंगे, देखो दो त्रिभुज दे रखे हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, आकृति बना लेते हैं, एक ए बी सी की बना ली और एक पी क्यू आर की बना ली। ठीक है, आपसे कह रहा है कि जो ए बी है ना वो ए सी के बराबर है। अब देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो जो इनके सम्मुख कोण है वो बराबर होंगे, तो मैं कह सकती हूँ कोण सी जो है वो कोण बी के बराबर है। ठीक है ना। अब लेकिन मुझे क्वेश्चन में तो दे रखा है कि जो कोण सी है वो कोण पी के बराबर है और जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है। फिर तो मैं ये कह सकती हूँ इन तीनों समीकरण से कि जो कोण P है वो कोण Q के भी बराबर होगा, क्योंकि जो B और C बराबर है, अब C के जो भी कोण बराबर होंगे वो B के भी बराबर होंगे, और B के बराबर जो कोण होंगे वो C के भी बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो P और Q आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये कह सकती हूँ कि ये वाली जो उनकी सम्मुख भुजाएं हैं ये बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी भी दो भुजाएं बराबर है, इसकी भी दो भुजाएं बराबर है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात आती है क्या ये सर्वांगसम है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो कोण C है ना वो किसके बराबर है, कोण P के बराबर है, कोण R के बराबर होना चाहिए था। संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है ना सर्वांगसम में, तो ये सर्वांगसम नहीं है, सिर्फ ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका आंसर है ए, समद्विबाहु लेकिन सर्वांगसम नहीं, क्योंकि उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, गिरा क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहे 0.35 का P अपॉन Q रूप क्या है, आपको इसको P अपॉन Q के रूप में लिखना है। तो जब भी हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये, है ना। चैप्टर नंबर 1 भी हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, चैनल पे अपलोड है सारी वीडियोस, और लिंक कहाँ पर मिलेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, इसको P अपॉन Q के रूप में लिखना है, तो इसको हम क्या करते थे, x मान लेते थे। बार का मतलब क्या है, ये बार बार अपने आप को दोहरा रहे हैं, और इसको समीकरण 1 मान लेते थे। अब हम क्या करते थे, जितनी संख्याएं अपने आप को दोहराती थी ना उसके अकॉर्डिंग इनमें गुना करते थे, यही करते थे। दो संख्याएं तो हम यहाँ इसमें 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 35.3535 हो जाएगा। इसको हम अपनी समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दो वाली समीकरण में से एक वाली समीकरण को घटा देते हैं, तो 100x में से x को घटाएंगे और क्या करेंगे, 35.3535 में से किसको घटाएंगे, 0.3535 को घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 99x, यहाँ आ जाएगा 35, तो x कितना आ जाएगा 35/99, और हमने इसको x ही तो माना था, आ गया p अपॉन q के रूप में, आंसर आ गया मेरे पास a 35/99। ठीक है ना, क्रॉस चेक करें, a ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है आंकड़ों, आपको यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं, का परिसर, परिसर क्या था, जो अधिकतम मान होता है ना उसमें से हम न्यूनतम मान को घटा देते हैं तो परिसर आ जाता है। तो देखो सबसे बड़ा मेरे पास यहाँ पर संख्या मुझे 91 दिख रही है, और सबसे छोटी मुझे यहाँ पर 6 दिख रही है, घटा दो, मेरा आंसर आ गया 85, ये है मेरा परिसर। हाँ आसान, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस सूत्र याद होना चाहिए। देख लेते हैं, सी ही आंसर है, बिल्कुल सी आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है एक रेखा का समीकरण जो x अक्ष के ऊपर से ऊपर की ओर 5 इकाई की दूरी पे है। कह रहा है आपको एक समीकरण बताना है जो x अक्ष से, ये है आपका x अक्ष, इससे 5 इकाई ऊपर है, तो मतलब यहाँ पर कहीं होगा ना, तो एक तरीके से ये आपको y का मान नहीं दे रखा कि y 5 है, यही तो दे रखा है, तो समीकरण तो आप बना ही सकते हो, 5 को इधर ले आओ, यहाँ 0 बच गया, तो लो बन गई आपकी समीकरण। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया आपके पास सी, देख लेते हैं, सी ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। कह रहे x इजिकल टू 3 एंड y इजिकल टू -2 समीकरण kx माइनस 3y इजिकल टू 12 का एक हल है, तो k का मान क्या होगा। देखो एक समीकरण आपको दे रखी है और x और y का मान दे रखा है, आपको k का निकालना है, तो ठीक है, जहां जहां पर x है ना वहां x का मान रख देते हैं, जहां जहां पर y है ना वहां पर y का मान रख देते हैं। ठीक है ना, तो हमारा k का मान आसानी से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 3k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब ये 6 जब उस साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका मतलब मेरा आंसर बी आ गया। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, बी है इसका आंसर, बिल्कुल बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहे बारंबारता बंटन में वर्ग चिन्ह इस प्रकार दिए गए हैं, ये वाले हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह 15 का संगत वर्ग आपको बताना है, तो बताओ इनमें से 15 किन के बीच में, तो खुद ही देख के ये तो जल्दी से ही पता चल रहा है कि वो 12.5 और 17.5 के बीच में ही है 15, और किसी के भी बीच में तो आपको दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना ये कि कौन से वर्ग में, तो ये वाला है, इसका मतलब इसका आंसर है ए।
कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बिना हल करे आप उन पे क्या कर सकते हो, उनके चिन्ह पे टिक लगा सकते हो, जो भी इनका आपको ऑप्शन दिया है। तो ए वाला है, बिल्कुल ए वाला ही है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ आपसे कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बीसी जो है वो एबी के बराबर है, कोण बी 80 है, तो ए बराबर किसके होगा? ए का मान आपको बताना है। तो अगर आप देखो एक त्रिभुज यहाँ बना लो अपना एबीसी, आपको कह रहा है कि जो ये बीसी है ना ये इस एबी के बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके ये दोनों सम्मुख कोण जो है वो बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कोण ए तो कोण सी के बराबर है। अब हमें पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो है इन तीनों का योग 180 होता है। कोण ए तो चलो मुझे निकालना है, कोण बी मुझे क्वेश्चन में दिया है, कोण सी की जगह भी मैंने कोण ए लिख दिया। क्यों? क्योंकि कोण ए और कोण सी तो दोनों बराबर थे। तो 2 कोण ए आ गया और इस 80 को मैं उस साइड ले गई, तो प्लस का था तो माइनस का बन गया। 180 में से 80 गया तो 100 बच गया। तो कोण ए कितना आ गया यहाँ से मेरे पास 50 आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया है सी। ठीक है, देख लेते हैं, सी वाला आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जब दो समांतर रेखाओं को एक त्यर्क रेखा काटती है तब त्यर्क रेखा के एक तरफ बने आंतरिक कोण होंगे। कह रहे जब दो समांतर रेखाओं को एक त्यर्क रेखा काटती है तो एक और बने जो ये दोनों कोण होते हैं अंदर की साइड, या फिर ये वाले दोनों कोण होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये मेरे होते हैं, कौन से कोण होते हैं? बराबर, आसन कोण, पूरक कोण या संपूरक कोण। तो अगर आपको ध्यान हो तो हम अभी पूरक कोण का एक क्वेश्चन ऊपर करके आए हैं, अगर मैं आपको दिखा दूं वो क्वेश्चन, तो ये रहा। तो पूरक कोण तो होते हैं जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री। तो ये कौन से कोण होते हैं? लेकिन ये होते हैं मेरे पास संपूरक कोण जिनका योग होता है 180। तो इसका आंसर है मेरे पास डी। ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं, चलो। यहाँ पर डी आएगा क्योंकि पूरक कोण मेरे पास कितने होते हैं 90 डिग्री का होता है, संपूरक कोण बनता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ आपके पास डी आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे समीकरण 2x प्लस 5y इजिकल टू 6 का आलेख x अक्ष को बिंदु डैश पर काटता है। देखो आपको एक समीकरण दे रखी है और आपसे कह रहा है x अक्ष को काटता है, तो इसका मतलब जब वो x अक्ष को काटेगा तो उस टाइम पे y का मान तो 0 होगा, तभी तो वो x अक्ष पे काट रहा है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं यहाँ पर x y की जगह पर 0 रख देती हूँ। तो 2x इजिकल टू 6, x का मान कितना आ जाएगा 3। तो 3 और 0 आपके निर्देशांक आ गए। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? बी आ गया। ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पर बी आपका आंसर है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहे यदि दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांग समय त्रिभुज एफ डी ई के, और ए बी आपके पास 5 सेमी है, बी आपके पास 40 डिग्री है, कोण ए आपके पास 80 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक ए बी सी दे रखा है और एक त्रिभुज दे रखा है एफ डी ई। ठीक है, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है। फिर मैं ये कह सकती हूँ जब ये सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं और कोण बराबर होंगे। अब देखो इस त्रिभुज के आपको दो कोण दे रखे हैं, एक तो ये वाला 80 दे रखा है, ये वाला 40 दे रखा है। तो तीसरा कोण तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। कैसे? इन दोनों को जोड़ूंगी तो 120 आएगा और 180 में से घटाऊंगी तो तीसरा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा और ये 60 होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है ना? अब ये एक और चीज दे रखी है कि जो ए बी है वो 5 है, तो इसका मतलब जो एफ डी है वो भी 5 होगी, दोनों की संगत भुजाएं बराबर होंगी। अब आप देख लो इसमें से कौन सा सही है। तो अगर आप ध्यान से देखो आपको बी वाला मिलेगा, डी एफ 5 और कोण ई जो है वो 60 है। बिल्कुल हमारा भी तो यही आ रहा है, डी एफ 5 आ रहा है और कोण ई 60 आ रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है आपके पास? बी है। चेक करें एक बारी, बी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है वर्ग 13 टू 130 टू 150 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब इनके बीच का जो मान है, तो इनके बीच के मान को कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 280 डिवाइडेड बाय 2 कट करके 140 आ जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालने का ये सूत्र है, आपको याद रखना है। तो 140 मेरा आंसर। ठीक है ना? देखें एक बारी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 19। कह रहे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आपको एक यहाँ अच्छा समीकरण x माइनस 2y इजिकल टू 4 का हल बताना है। तो हल कैसे बताएंगे? एक एक मान रख के देखें। अगर LHS RHS के बराबर आ गई दोनों अक्ष तो वो बराबर है। तो देखो x की जगह पर मैंने 0 रखा और y की जगह पर 2 रखा, पहले वाले का मान रख लूँ। ठीक है, तो ये आ गया -4 बराबर 4। क्या ये बराबर है? नहीं, तो ये तो नहीं है। अब दूसरा रखो, x की जगह 4 रखो और y की जगह 0 रखो और चेक करो। तो 4 बराबर 4 बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, बराबर है ना? तो इसका मतलब यही इसका आंसर है बी वाला।
नहीं होता तो फिर हम सी चेक करते, नहीं होता तो फिर हम डी चेक करते, पर मिल गया तो अब हम चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 20 पे आ गए। कह रहे दी गई आकृति में से कौन सा कोण के युग्म एकांतर अतः कोण को दर्शाते हैं। एकांतर अतः कोण कौन कौन से हैं? कोण 3 और कोण 6 है, और कोण 4 और कोण 5 है, यही तो है। चेक कर लो ऑप्शन में कौन सा दिया है, कोण 3 और कोण 6 दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाले ही है। तो ए है इसका आंसर। कहां पर है ए, देखते हैं। चलो इसका आंसर है ए, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये था आपके पास, हमने आज पूरा खंड ए जो है वो कंप्लीट कर लिया 20 क्वेश्चन। अब जो बाकी के 2 खंड रह गए ना, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम इसके आगे के पार्ट्स करेंगे, आगे के खंड। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको हर वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।